साइंस का यहाँ पे क्विक टेस्ट होगा। 10 to 12 क्वेश्चन है आपके एग्जाम पे। 10 क्वेश्चन आएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी और डीबी एग्जाम देने जा रहे हो। डेफिनेटली डीबी दोगे या फिर जीडी दोगे, साइंस दोनों पे आना है, ठीक है। जीडी में फिजिक्स आएगा और डीबी वालों को केवल साइंस। मतलब कि यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको ये वाला सेक्शन के यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पिक किए हुए। डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहने वाला है। अपना स्कोर कमेंट में कमेंट करके बता सकते हो। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है निम्न। हाँ एक बात और ऊपर चलता हूँ बता देता हूँ। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन से डाउनलोड कर लेना, तो आपको प्रैक्टिस करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और कोई दिक्कत है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझसे आप आस्क कर लेना। अभी आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं चल के। क्वेश्चन फर्स्ट है कि निम्न प्रक्रियाओं में से एक रासायनिक प्रतिक्रिया शामिल नहीं है। यहाँ पे कुछ मतलब प्रक्रियाएं दी हुई हैं, केमिकल रिएक्शंस, इनमें से कौन सी एक पूछा है कि रासायनिक प्रक्रिया, ठीक है, कौन सी नहीं है इसमें से। अब देखो गर्म होने पर मोमबत्ती के मोम का पिघलना, गर्म होने पर मोमबत्ती के मोम का जलना। मैं बता दूं आपके एग्जाम पे भाई केमिस्ट्री भी आएगा, बायोलॉजी भी आएगा और फिजिक्स भी आएगा। गर्म होने पर, हाँ एक बात कमेंट में मुझे बता सकते हो, मैं फिजिक्स के टॉप 100 क्वेश्चन कराने का सोच रहा हूँ कि ये 2 पार्ट में करा दूँ, तो कमेंट में बताना कराऊँ कि नहीं, ठीक है। गर्म होने पर मोमबत्ती के मोम का पिघलना, गर्म होने पर मोमबत्ती के मोम का जलना, हमारे पेट में भोजन का पाचन या केले का पकना। सो गाइस जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गर्म होने पर मोमबत्ती का पिघलना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, कि जंग लगने पर एक रासायनिक प्रतिक्रिया शामिल होती है। अब क्वेश्चन जब हार्ड होता है तो लगता है कि भाई ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये गलत करा रहे हैं। तो हार्ड होता है भाई, हार्ड ही चीज़ें थोड़ा सा भी लेवल बढ़ के आने लगा है इसका भी एग्जाम का, तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। बाकी एज यू विश। लोहे पर जंग लगने में एक रासायनिक प्रतिक्रिया शामिल होती है जो निम्नलिखित का एक संयोजन होती है। किसका संयोजन होती है? ऑक्सीकरण के साथ साथ संयोजन की प्रक्रियाएं होती हैं। ऑक्सीकरण के साथ साथ संयोजन की प्रक्रियाएं होती हैं। क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीकरण के साथ साथ संयोजन की प्रक्रियाएं होती हैं, तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा है आम, नींबू, कच्चे अंगूर, नारंगी आदि जैसे कुछ फलों में मान लो कौन सा अम्ल होता है। यहाँ पे ये पूछा हुआ है, आप इसका आंसर सोचो। एस्टिकम, साइट्रिकम, लैक्टिकम, ऑक्जेलिकम, तब तक मैं कुछ बता के बैक आता हूँ यहाँ पे। अब आप में से जिसको भी लग रहा हो एनडीए की प्रिपरेशन करो, देखो एनडीए का अगर करोगे तो एयरफोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा डेफिनेटली। तो 30 डेज का आपका क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ है 18 मार्च से, ठीक है, एनडीए के लिए। उसके बाद एक बैच और एम एनडीए के नाम से लॉन्च हुआ है 30 डेज के लिए, कंप्लीट क्रैश कोर्स फॉर 2021। तो इसमें अगर इनरोल करना चाहते हो तो कर सकते हो। टॉप एजुकेटर्स यहाँ पढ़ाते हुए दिख जाएंगे। हाँ ऐसा नहीं कि आप इन्हीं से, जिनसे भी पढ़ना चाहो आप उनसे पढ़ सकते हो। मैथमेटिक्स आपका अनु सेठ सर पढ़ाएंगे, रेशमा खान मैम, सुमित कुमार जीएस, और ये सारे डीडी मिश्रा आपका इंग्लिश पढ़ाएंगे। यहाँ पे आपका मतलब कंप्लीट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो आपकी कवरअप करा दी जाएंगी। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, मान लो आप यहाँ पे स्टैंड करते हो, इससे आप यहाँ पे चले जाओगे, मीन्स आप अपने बराबर वाले से इतना निकल जाओगे। कितने रुपए में? 14 to 1500 रुपीज़ में आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। बाई करते समय कोड का ऑप्शन आएगा, तो भाई ऑनलाइन D50 डाल देना, ऑनलाइन D50 डाल देना, जिससे आपका होगा क्या, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर भी कोई क्वेरी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो, मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा, ठीक है। हाँ तो क्वेश्चन क्या है, इनमें क्या होता है भाई, पता है आपको? पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। वो आपका होता है साइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। कि आम, नींबू, कच्चे अंगूर, नारंगी आदि में कुछ फलों में किसकी उपस्थिति के कारण? साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण, ठीक है। एस्टिक अम्ल आपका सिरके में होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और चींटियों में कौन सा अम्ल होता है? कॉमेंट में मुझे बताओ। जो चींटी काटती है ना तो उसमें कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक या अदर कोई, ठीक है। ऑक्जेलिक होता है, फार्मिक होता है या लैक्टिक होता है। मैंने कुछ ऑप्शन दिए, इसी में से एक राइट आंसर है, कॉमेंट में बताना। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कार्ड, विस्थापन में के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? वेलोसिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेलोसिटी कहा जाता है, ठीक है। वेलोसिटी मीन्स वेग कैसी राशि है? वेग एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन एंड मॉड दोनों होता है, मीन्स परिमाण और दिशा दोनों की दोनों होती हैं। आपका त्वरण भी सेम होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर, ऊष्मा को मापने की इकाई क्या होती है? ऊष्मा को मापने को, जो हीट को मेजर किया जाता है, वो उसकी इकाई क्या होती है? वो आपका जूल होती है, वो आपका जूल होती है। 1 जूल 4.18 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर धातु की पहचान करें जो कमरे के तापमान में तरल अवस्था में 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है गाइस, यहाँ पे 25 डिग्री पे है। वो टाइपिंग करने में वो बन नहीं पाता, डिग्री ऊपर में नहीं जा पाता, तो उसके लिए सॉरी। तो पूछा गैर धातु की पहचान करें जो कमरे के तापमान में तरल अवस्था में 25 डिग्री में मौजूद होता है।
6 नंबर। तो देखो एल्युमिनियम है, पारा है, आयोडीन है, ब्रोमीन है। सो इसका राइट आंसर ब्रोमीन हो जाएगा। यहाँ पे दो तो आप बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दोगे। कौन कौन से? एल्युमिनियम और पारा, बिकॉज गाइज ये मेटल होते हैं। एल्युमिनियम और पारा क्या होते हैं? मेटल होते हैं। और नॉन मेटल आपके कौन से होते हैं? आयोडीन और ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन जो होता है आपका, ये ब्रोमीन ये आपका रेडिश ब्राउन लिक्विड होता है, ठीक है, जो रूम के टेम्परेचर पर वर्क करता है। तो इसी बेसिस पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। मानव द्वारा सूर्य का निम्नलिखित में कौन सा भाग दिखाई देता है? मान लो एक बाउंड्री होती है, ठीक है, ये बाउंड्री होती है। इसी बाउंड्री को हम फोटोस्फीयर बोलते हैं। इसके इस पार्ट को हम बोलते हैं सन इंटीरियर, और इसके इस पार्ट को बोलते हैं सोलर एटमॉस्फेयर। सो इसी की बाउंड्री को हम फोटोस्फीयर बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि मानव द्वारा सूर्य का निम्नलिखित में कौन सा भाग दिखाई देता है? तो फोटोस्फीयर वाला भाग हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। एक घड़ी के दोलन पेंडुलम के पास मौजूद ऊर्जा होती है। इतना गलत किया है, कल ये मैंने टेलीग्राम पे पूछा था अपना चैनल पे, ऑनलाइन एजुकेशन पे। ठीक है, पहला नंबर मैंने बताऊं, मैं ऑलरेडी ये वीडियो शूट कर चुका था। कल ही मैंने ये वीडियो शूट किया था, लेकिन जब मैंने शाम को अपलोड करने का प्लान किया तो भाई ये वो मतलब वीडियो ही डिलीट हो गया, पता नहीं कैसे। ठीक है, तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर क्या होगा? वो आपका काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है। क्या पूछा है कि एक घड़ी के दोलन पेंडुलम के पास मौजूद ऊर्जा होती है। दोलन पेंडुलम के पास मौजूद ऊर्जा कौन सी होती है? यहाँ पे ये पूछा है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मतलब ये वर्च्यू ऑफ बीइंग इन मोशन ही होता है, उसके पास वर्च्यू ऑफ बीइंग इन मोशन ही होता है। तो किसमें होता है? काइनेटिक एनर्जी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस स्थिति में न्यूटन की गति का दूसरा नियम शामिल है? पहला नियम क्या होता है? बल की परिभाषा। ठीक है, दूसरा नियम क्या होता है? F इक्वल टू एम। तीसरा नियम मीन्स आपका इक्वल रिएक्शन वाला हो जाता है, मीन्स एक दूसरे का विरोध वाला। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे अपने को बताना है कि निम्न में से किस स्थिति में न्यूटन की गति का दूसरा नियम चालू होता है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम किस में चालू होता है? देखो आप इसे लॉजिकली भी कर सकते हो, ऑप्शन काफी लेंदी है, तो मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहूंगा। मैं सीधा आपके राइट आंसर पे आता हूँ और लॉजिक भी समझा देता हूँ। क्या यहाँ पे एक बल एक हल्के वाहन को एक भारी वाहन की तुलना में अधिक आसानी से गति प्रदान करता है जो आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल सिंपल सी बात है, लॉजिकली भी सही है भाई। मान लो दो ये वाहन है, ठीक है, मान लो दो आदमी हैं बराबर, इनके पास इतना पावर है, ठीक है, ये इसमें लगाएंगे तो कौन सा ज़्यादा तेज आगे से बढ़ेगा? सिंपल से ये वाला बढ़े ना। तो यही वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, अदर ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दोगे, लॉजिकली भी यही सही बन जाता है। और साइंस के वैसे भी यही साइंस मतलब राइट है। एक बल एक हल्के वाहन को एक भारी वाहन की तुलना में अधिक आसानी से गति प्रदान कर सकता है जो आगे बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 10 की ओर, निम्नलिखित में से क्या ठोस की एक प्रकृति होती है? ठोस की एक प्रकृति क्या होती है भाई? ठोस है, मान लो ये आपको लोहा है, ठीक है, आयरन है, ये इसकी प्रकृति क्या है भाई? इसका जो शेप होगा वो बिल्कुल निश्चित ही होगा। ठीक है, ये बिल्कुल निश्चित ही होगा, हैव डिफिनाइट शेप, हैव डिफिनाइट शेप। सो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर, किस घटना के कारण रात में दिनों की तुलना में लंबी दूरी पर ध्वनि सुनाई देती है? इनमें से किस घटना के कारण रात में दिनों की तुलना में लंबी दूरी ध्वनि सुनाई देती है? क्वेश्चन 12, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? अच्छा, क्वेश्चन 12 नहीं है, क्वेश्चन 11 है। 10 के बाद गाइस मैंने सीधा 12 टाइप कर दिया, इसके लिए सॉरी। चलो इसका राइट आंसर आप कमेंट में बता सकते हो। चलो मैं बता देता हूँ, चलो आप बता देना, ठीक है, आप भी बता देना कमेंट सेक्शन में कि किस घटना के कारण रातों में दिन की तुलना में लंबी दूरी। एक ही क्वेश्चन तो मैंने पूछा, 12-13 क्वेश्चन में एक ही तो पूछा है, तो इसका आंसर कमेंट में बताना। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, व्हाट विल बी द राइट आंसर? डेफिनेटली टेल मी इन कमेंट सेक्शन। 12 का था, और उसके बाद 13 का राइट आंसर क्या होगा? जिन परमाणु में समान द्रव्यमान संख्या होती है, गाइस मैं बता दूं, सेम एटॉमिक मास होता है, सेम एटॉमिक मास होता है, बट उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं, उसे आपका क्या बोला जाता है? उसे आपका आइसो बार बोला जाता है, उसे आपका आइसो बार बोला जाता है। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी पे। ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर होता है और डिफरेंट एटॉमिक मतलब सेम एटॉमिक मास होता है और डिफरेंट एटॉमिक नंबर होते हैं, उसे आइसो बार बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? आइसो बार। सो ये सेशन अभी खत्म होता है। 13 क्वेश्चन आपके पेपर के पैटर्न पे मैंने लिए थे, सभी के सभी तीनों टॉपिक से। जैसा भी लगाओ कमेंट में बताना। वीडियो पसंद आया तो शेयर करना, ना आया तो कोई दिक्कत का सीन नहीं है। टेक केयर एवरीवन, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।